Good afternoon, everyone. So, today we are going to divide chapter 6 input test kit. Input test kit हम लोग तीन पार्ट के अंदर रिवाइज करेंगे. So, if you remember the syllabus, there are three sections in your syllabus: section 16, section 17 and section 18. तो पार्ट वन के अंदर मैं सेक्शन 16 कवर करूंगा along with रूल 36, रूल 37. In part 2, I am going to cover section 17 along with rule 38, rule 42, rule 43 and rule 88A. In part 3, basically lecture part 3, I am going to cover section 18, rule 40, rule 41, rule 41A and finally rule 44. So this chapter we are going to revise in 3 parts. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का रिवीजन. इस लेक्चर के अंदर आई एम गोइंग टू रिवाइज विथ यू सेक्शन 16. सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टेस्ट क्रेडिट. सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, हु कैन अवेल इनपुट टेस्ट क्रेडिट? रजिस्टर्ड पर्सन. तो जिसको इनपुट टेस्ट क्रेडिट लेना है, such person must be registered in GST law. So every registered person shall be entitled to take credit of ITC subject to section 49. सेक्शन 49 क्या है? बेसिकली पेमेंट ऑफ टैक्स. तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि भाई उसका पेमेंट हो गया है, गवर्नमेंट को पेमेंट मिलेगा तभी तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी देगी, इसलिए सब्जेक्ट टू सेक्शन 49 on any supply of goods or services or both to him. So basically there is a inward supply. There is a inward supply on any supply of goods or services or both to him. Conditions: goods or services are used or intended to be used in the course of furtherance of his business. Credited to electronic ledger. तो इलेक्ट्रॉनिक लेजर क्या है, पहले वो समझ लेते हैं हम लोग कि जीएसटी में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है क्या. इसके अलावा इनपुट टैक्स की डेफिनेशन जो हमने चैप्टर 1 में देखी थी और इनपुट टैक्स की क्रेडिट की भी डेफिनेशन हमने चैप्टर 1 में देखी थी, उसको थोड़ा रिकलेक्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो इनपुट टैक्स की डेफिनेशन हमने देखी थी ना कि नहीं देखी थी? देखी थी, करेक्ट. कब, कहाँ देखी थी? चैप्टर 1 के अंदर. तो चैप्टर 1 के अंदर हम जाके पहले इनपुट टैक्स की डेफिनेशन वापस देखते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी. तो ये है आपके पेज नंबर 16 के अंदर, क्लोज 63 ऑफ सेक्शन 2 of CGST Act 2017. Input tax credit means the credit of input tax. So taking credit of input tax is basically input tax credit. Then what is the definition of input tax? Clause 62. Input tax जो रजिस्टर पर्सन बेसिकली सप्लायर को पे करता है, जीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी. मतलब जो भी इनवर्स सप्लाई है जो वो सप्लायर से बाई कर रहा है, चाहे वो गुड्स बाई कर रहा है या सर्विसेज अवेल कर रहा है, ही इज गोइंग टू पे CGST, HGST, UTGST in case of interstate, and in case of interstate he is going to pay IGST. तो वो जो सप्लायर को पे करता है और सप्लायर गवर्नमेंट ट्रेजर में डिपॉजिट करता है. इसके अलावा IGST एप्लीकेबल है व्हेन पर्सन इंपोर्ट द गुड्स. और उसके बाद रिवर्स चार्ज. तो रिवर्स चार्ज के मामले में क्या होगा? रेसिपिएंट इज गोइंग टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज. तो वो रिवर्स चार्ज वो CGST में नोटिफाई है, सब सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 जो हमने चैप्टर 3 के अंदर देखा था, या IGST के अंदर नोटिफाई है, रेस्पेक्टिव HGST एक्ट के अंदर या UTGST के अंदर. यानी कि रिवर्स चार्ज भी इनपुट टैक्स है. तो रेसिपिएंट किसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है? जो उसने सप्लायर को पे किया और सप्लायर ने गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट किया, या फिर उसने डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट किया. क्यों? बिकॉज दो सप्लाईज आर सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज.
So both are input tax, and taking credit of such input tax is basically input tax credit. तो ये हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कंपोजिशन लेवी जो टैक्स कंपोजिशन लेवी के अंदर पे किया जाता है वो इनपुट टैक्स नहीं है। एंड रिमेंबर वी डिस्कस इन चैप्टर 3 दैट यू कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स ऑफ दैट टैक्स। ठीक है, तो ये इनपुट टैक्स हो गया। अब जीएसटी में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेज है। तो ये रजिस्टर्ड पर्सन है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है who has inward supply। इनवर्स सप्लाई, ठीक है। अब इनवर्स सप्लाई पे ये क्या करता है? ये जीएसटी का पेमेंट करता है, जीएसटी का पेमेंट करता है। अगर फॉरवर्ड चार्ज है तो वो किसको पेमेंट करेगा? सप्लायर को पेमेंट करेगा। और अगर रिवर्स चार्ज है तो डायरेक्टली किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। और यहां बाद में सप्लायर गवर्नमेंट को पे कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज में वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करेगा, और फॉरवर्ड चार्ज के मामले में सप्लायर को पे करेगा रेसिपिएंट, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, और सप्लाई गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट कर देगा। तो जो भी इसने टैक्स पे किया वो क्या है? इनपुट टैक्स। अभी हमने डेफिनेशन में देखा था ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स। और इसका क्रेडिट लेने को क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अब ये जो इसने पे किया वो इसका क्रेडिट ले सकता है किसके अगेंस्ट में? आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में। इसका क्रेडिट ले सकता है वो आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में। तो जो भी वो सप्लाई करता है, आउटवर्ड सप्लाई यानी कि वो सेल करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो भी वो सप्लाई करेगा उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स वो क्या करेगा? कस्टमर से कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट कर देगा, गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट कर देगा। अब कस्टमर से तो वो पूरा टैक्स कलेक्ट करेगा। इफ दिस इज सब्जेक्ट टू फॉरवर्ड चार्ज देन ही इज गोइंग टू कलेक्ट एंटायर मनी। लेट्स से ही इज सप्लाइंग फॉर 100 रुपीज और उसके ऊपर टैक्स है 18 रुपीज। ठीक है, 18% है तो 18 रुपीज। तो ये कस्टमर से 118 रखेगा। कंसिडरेशन उसका ये टैक्स वो क्या करेगा? गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी इनवर्स सप्लाई है, इनवर्स सप्लाई है, तो कुछ टैक्स तो उसने भर के रखा है इसमें से अपनी पॉकेट से पहले से ही, तो उसका उसको इनपुट टैक्स मिल जाएगा। तो वो 18 रुपीज पूरा डिपॉजिट कैश में करेगा नहीं, जो भी उसने बेसिकली सप्लायर को पे किया, जो उसने गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है, उसका वो क्रेडिट ले सकता है, या उसने डिपॉजिट किया उसका क्रेडिट ले सकता है। तो वो टैक्स जो वो सप्लायर को देता है जो कि फॉरवर्ड चार्ज है, ठीक है, और सप्लायर डिपॉजिट करेगा, और या उसने खुद ने डिपॉजिट किया बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, दैट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड टू विच अकाउंट? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो जिसका भी वो इनपुट टैक्स ले सकता है जो उसने पे किया बेसिकली, वो यहां जाके क्रेडिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो जो जो वो पे करता जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आता जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि सप्लायर भी रिटर्न फाइल करेगा, जो आप रिटर्न चैप्टर में देखोगे कैसे आएगा वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो जो वो टैक्स पे कर रहा है सप्लायर को, या जो उसने रिवर्स चार्ज के अंदर गवर्नमेंट ट्रेजरी डिपॉजिट किया, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। जो भी बैलेंस इसका होगा वो उसका क्रेडिट ले सकता है, जो भी उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो। तो मान लीजिए 18 रुपये इधर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 18 रुपीज, और इधर मान लीजिए बैलेंस है 15 रुपीज जो उसने सप्लायर को पे किया, मान लो फॉरवर्ड चार्ज के रूप में या रिवर्स चार्ज के रूप में उसने डिपॉजिट किया। तो 18 रुपीज में से 15 रुपीज तो वो माइनस कर सकता है, तो 18 रुपीज लाइबिलिटी है। 15 रुपीज क्योंकि उसने पहले ही डिपॉजिट कर दिया है, चाहे उसने डायरेक्ट किया, रिवर्स चार्ज है तो वो डायरेक्ट करेगा, और अगर फॉरवर्ड चार्ज है तो वो क्या करेगा? सप्लायर को देगा, सप्लायर डिपॉजिट करेगा। तो इसको बेसिकली 3 रुपये और पेमेंट करना है, क्योंकि 15 तो वो कर चुका है,
तो जो भी उसने कर दिया है वो इनपुट टैक्स के है, और वो कैसे कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अब 3 रुपए का जो शॉर्टफॉल है वो उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो क्रेडिट लेजर के अंदर क्या होगा, जो भी उसने टैक्स पे कर दिया, जो उसके पास इनपुट टैक्स अवेलेबल है वो यहां रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और बाकी अगर शॉर्टफॉल है, अगर सफिशिएंट है तो उसको कैश में पे करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सफिशिएंट नहीं है तो बैंक अकाउंट से वो क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में और उधर से पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 ये क्या बोल रहा है, एलिजिबल पर्सन, हु इज एलिजिबल पर्सन नीड टू बी रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड पर्सन ही केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। इसलिए एक आम आदमी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। जैसे आपने जाके शॉपिंग की तो आप रजिस्टर्ड हो गया जीएसटी में, नहीं, तो आप तो अपनी पॉकेट से वो जीएसटी का पेमेंट करोगे, वो आपके लिए एक्सपेंस हो गया। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी एंटरटेड टू टेक क्रेडिट ऑफ आईटीसी सब्जेक्ट टू सेक्शन 49, मतलब एक्चुअल में उसका पेमेंट हुआ है तभी आप ले सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि पेमेंट केस के बेसिस पे होगा, हो सकता है सप्लायर बाद में डिपॉजिट करे, लेकिन अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आप उसका इनपुट टैक्स ले सकते हो, सब्जेक्ट टू रूल 36 सब रूल 4। ओके, आपने पेमेंट सप्लायर को कर दिया, आप इनपुट टैक्स ले सकते हो। लेकिन मान लो गवर्नमेंट को मालूम चलता है सप्लायर ने कभी डिपॉजिट ही नहीं किया, तो फिर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। यानी ऐसा नहीं कि केस बेसिस पे मिलेगा, आप ले सकते हो, लेकिन अगर सप्लायर डिपॉजिट नहीं करेगा तो आपको फिर रिवर्स करना पड़ेगा, आपको सप्लायर से वसूल करना वो पैसा। तो यू कैन टेक क्रेडिट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ टू हिम। तो जो भी इनवर्स सप्लाई है जिसके ऊपर आपने टैक्स पे किया, चाहे फॉरवर्ड चार्ज के रूप में, रिवर्स चार्ज के रूप में, तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर ये जो सप्लाई है, इनवर्स सप्लाई है, उसको आपने यूज किया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। और जो अमाउंट इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी मैंने क्या बोला था कि वो कहां डिपॉजिट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका डिपॉजिट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डिपॉजिट होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आएगा कैसे, तो सप्लायर को जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करना है। जो भी वो सप्लाई करता है, जो भी वो सेल करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसका उसको रिटर्न फाइल करना है कि भाई इस महीने के अंदर या इस क्वार्टर के अंदर मैंने इतनी सप्लाई कर दी है, तो उसकी डिटेल वो फर्निश करेगा और उसमें वो जो रेसिपिएंट है उसका जीएसटीएन नंबर डालेगा, तो उसने कितना टैक्स चार्ज किया उसके अंदर आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली जो रेसिपिएंट है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगा। ओके, ये तो आपने रिटर्न में देखा होगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि बॉस रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, जो इनवर्स सप्लाई है वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस उसने यूज किया और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो अमाउंट उसका जमा है, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। अब सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 बोलता है, ठीक है भैया, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 से के हिसाब से आप एलिजिबल हो, यू आर एलिजिबल टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेकिन आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। क्या, such registered person is in the possession of a tax invoice or debit note or such other tax paying document as may be prescribed। आपने टैक्स पे किया, इसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या एनी अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। तो गवर्नमेंट ने रूल 36 के अंदर प्रेस्क्राइब किया क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। रूल 36 सब रूल 1, एन इनवॉइस फॉर रिवर्स चार्ज, अगर रेसिपिएंट पे कर रहा है, ठीक है, तो रिवर्स चार्ज का इनवॉइस होना चाहिए कि भाई बेसिकली पेमेंट हो गया टैक्स का। गवर्नमेंट को यही पता करना है कि आपने टैक्स का पेमेंट किया नहीं किया, टैक्स का पेमेंट हो गया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट देगी। सॉरी, ए डेबिट नोट, ए बिल ऑफ एंट्री, जब आप इंपोर्ट करते हो तो कस्टम अथॉरिटी के पास बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो, ओके, तो उसके बेसिस पे आप आईजीएसटी का पेमेंट करते हो, तो ये आप फाइनल में देखोगे। और आईएसडी का इनवॉइस, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। बेसिकली गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने टैक्स पे किया।
ठीक है। इसके अलावा भाई प्रूफ है, इनवॉइस है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सप्लाई हुई नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलती है भाई वो बंदे को घुस मिल गए हैं या सर्विसेज जो भी उसने ली है वो उसको मिल गई है, या कॉम्बिनेशन है दोनों का, तो वो उसको मिल गई है। लेकिन मान लीजिए अगर इंस्टॉलमेंट के अंदर सप्लाई है, इंस्टॉलमेंट के अंदर सप्लाई है, तो मान लीजिए आप एक इनवॉइस रेज करवाते हो सप्लायर से कि भाई मेरे को 1000 केजी आप सप्लाई कर दो, तो सप्लायर 200 केजी एक ही इनवॉइस रेज करता है, लेकिन 200 केजी जुलाई में करता है, 200 केजी अगस्त में करता है, और बाकी का जो 600 केजी है वो सप्लाई करता है सितंबर में। तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा? जब आप लास्ट लोट आपको मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि आपने 1000 केजी का ऑर्डर किया और उसने एक ही इनवॉइस रेज किया, सिंगल इनवॉइस, सिंगल इनवॉइस। अब इसमें से इसने 200 केजी जून के अंदर किया, मतलब सप्लाई किया 200 केजी जुलाई के अंदर, और बाकी का 600 केजी अगस्त में। तो आपको पूरा का पूरा इनपुट टैक्स रेट आप अगस्त में ही ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर रेसिपिएंट को ऐसा अपना पैसा ब्लॉक नहीं करना है, तो उसको सप्लायर को क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए कि भाई सिंगल इनवॉइस मत कर, तो जब जब जितने जितने डिलीवरी दे रहा है उस हिसाब से इनवॉइस रेज करते जाओ। तो भले कॉन्ट्रैक्ट एक है, कॉन्ट्रैक्ट में 1000 केजी लिखा है, लेकिन वो अलग अलग इनवॉइस रेज करेगा, तो रेसिपिएंट हर महीने फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट उतने का ले सकता है। अब क्या होता है कि काफी बार बिल्ड टू शिप टू मॉडल होता है। जैसे मान लीजिए आपने मेरे को ऑर्डर दिया, ठीक है, आपने मेरे को ऑर्डर दिया कि भाई 1000 केजी ये सप्लाई करना। अब आप हैदराबाद के हो, मैं बॉम्बे का हूँ। आपको अचानक से आपके कस्टमर का फोन आता है कि आपके पास वो माल है क्या? तो आप बोलते हैं हाँ बॉम्बे से आ रहा है। अरे यार बॉम्बे से आ रहा है तो मेरे को अहमदाबाद डायरेक्टली सप्लाई कर देना। तो आप बोलोगे ठीक है मैं करता हूँ। तो आप मेरे को फ़ोन करोगे, अरे बॉस बिल मेरे नाम से कर दे, मैं पेमेंट करता हूँ, मैंने जो 1000 केजी का ऑर्डर किया ना, लेकिन वो मेरे को सप्लाई डिलीवर मत कर, अहमदाबाद भिजवा दे मेरे कस्टमर के पास। तो मैं बोलता हूँ ठीक है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उसको अहमदाबाद भिजवा देता हूँ। अब इससे क्या होगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव होगा और आपका मटेरियल बिक चुका है एनीवे। तो इस मामले में क्योंकि ये लिखता है पर्सन हैज रिसीव द गुड्स और सर्विसेज बोथ, तो ये प्रोविजन बोलता है कि भैया ये माना जाएगा कि रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स मिल गया है अगर उसके इंस्ट्रक्शन पर सप्लायर कहीं और डिलीवर करे। ओके, ऐसे ही अगर उसके इंस्ट्रक्शन पर सर्विसेज किसी और को प्रोवाइड की जाए, रेसिपिएंट बोलता है कि भाई उसको प्रोवाइड कर तू, मैं पैसा दे रहा हूं ना, तो ये माना जाएगा कि भाई इसको गुड्स या सर्विसेज मिल गई। तो उसमें जो लिखा ना ही रिसीव द गुड्स और सर्विसेज बोथ, तो ये प्रोविजन क्लेरिफाई कर रहा है कि अगर उसके इंस्ट्रक्शन पे किसी और को डिलीवर किया गया तो माना जाएगा कि उसको मिला। देन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 टैक्स हैज बीन पेड। तो टैक्स हैज बीन पेड या तो कैश में पेमेंट हो सकता है, या फिर वो जो सप्लायर है जिससे आपने बाई किया है, आपने उसको कैश में पेमेंट किया लेकिन उसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, तो वो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज कर सकता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट बोलना चाहती है कि भाई टैक्स का पेमेंट हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला था पहले, इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो टैक्स का पेमेंट करेगा तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। आप ले सकते हो अगर आपके पास सारे इनवॉइसेज सब कुछ है तो जो भी ये कंडीशंस लिखी है वो सेटिस्फाई करते हो तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए उसने पेमेंट किया ही नहीं, तो आपको फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने लिया है पहले वो रिवर्स करना पड़ेगा। बाद में आपको गवर्नमेंट के थ्रू मालूम चलता है कि उसने पेमेंट ही नहीं किया, वो भाग गया, डिफॉल्टर है, ओके, तो फिर वो रिवर्स करना पड़ेगा। एंड पर्सन हैज फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39, यानी कि अगर मान लीजिए जीएसटीआर 3B फाइल करना नॉर्मल जो टैक्स पेयर है, तो उसने जीएसटीआर 3B फाइल किया है। तो पहले आपको क्या देखना, सबसे पहले वो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो गुड्स या सर्विसेज जो इनवर्स सप्लाई है वो बिजनेस के लिए है, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अमाउंट क्रेडिट हो गया है। फिर सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 बोलता है कि भाई ठीक है यू आर एलिजिबल टू अवेल क्रेडिट, लेकिन आप चार चीजें देख लो। पहले बात, आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है, चाहे वो इनवॉइस हो, डेबिट नोट हो, या एनी अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट जो
रूल 36 सब रूल 1 के अंदर प्रेस्क्राइब किया गया। उसके अलावा ये बोलता है कि भाई गुड्स या सर्विसेज या दोनों मिल गई है, या रेसिपिएंट ने इंस्ट्रक्शन दिया तो किसी और को डिलीवर की गई, कोई बात नहीं, लेकिन मिल गई है, टैक्स का पेमेंट हो गया हो, अभी नहीं, मतलब अभी आप ले रहे हो उस समय होना जरूरी नहीं, बाद में हो जाए। बेसिकली आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने वो टैक्स का पेमेंट किया है। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने ये पेमेंट किया है, करेक्ट, इसलिए आपको मिल रहा है। अगर आपने टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया तो फिर गवर्नमेंट क्यों देगी आपको? तो आपने कर दिया लेकिन सप्लायर ने नहीं डिपॉजिट किया, तो बाद में आपको रिवर्स करना पड़ेगा। फिर रिटर्न फाइल हो गया, बस ठीक है। अगर इंस्टॉलमेंट में आप डिलीवरी ले रहे हो तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा तभी, अगर सिंगल इनवॉइस है, अगर इंस्टॉलमेंट वाइज इनवॉइस रेज किया तो कोई दिक्कत नहीं है, हर इंस्टॉलमेंट पे आप ले सकते हो। लेकिन सिंगल इनवॉइस है, लेकिन डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में, तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। इसके अलावा एक कंडीशन और है कि अगर 180 डेज के अंदर 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया, सप्लायर को पेमेंट नहीं किया रेसिपिएंट ने, तो जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट उसने लिया है वो उसको वापस देना पड़ेगा। बेसिकली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वो ऐड होगा अलोंग विथ एप्लीकेबल इंटरेस्ट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया आपने, 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, सप्लायर को कंसिडरेशन का उसका, चाहे उसने डिपॉजिट कर दिया हो पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में, इधर ये क्वेश्चन नहीं कि उसने डिपॉजिट नहीं किया, इधर गवर्नमेंट बोलती हो सकता है उसने डिपॉजिट कर दिया अपने पॉकेट से, आपने पेमेंट नहीं किया 180 डेज में, तो आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जितना आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया उतना ही आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दो। बात एक ही है, बात एक ही, या तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करो या उतना ही अमाउंट आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दो। इनपुट टैक्स क्रेडिट को छेड़ो मत, ठीक है। कैसे? मान लीजिए आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट 100 लिया, अब ये आपको 100 रिवर्स करना है, तो गवर्नमेंट बोलती है 100 रिवर्स मत करो, आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में 100 ऐड कर दो, क्योंकि आपने उतना पेमेंट कम किया था। बात है कि इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अगर 180 डेज में आपने पेमेंट नहीं किया है, सप्लायर ने डिपॉजिट कर दिया होगा टैक्स गवर्नमेंट को, उससे मतलब नहीं, आपने पेमेंट नहीं किया। अब कई स्टूडेंट बोलते हैं सर इसको क्या मतलब? तो ये बेसिकली कंट्रोल करने के लिए बोगस इनवॉइस, तो मान लीजिए कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करता है, बोगस इनवॉइस रेज कर देता है। बोगस इनवॉइस मतलब एक्चुअल में सप्लाई नहीं होती, केवल इनवॉइस रेज कर देता है। तो गवर्नमेंट ऐसे ट्रांजेक्शन के ऊपर कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट को लॉस होगा, क्योंकि आप मान लो कोई बंदे के पास आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल ही नहीं कर पाता, तो वो इनवॉइस रेज करके किसी और को पास ऑन कर दे, तो गवर्नमेंट को घाटा होगा। तो इसलिए उन्होंने जीएसटी के अंदर ये नया प्रोविजन रखा है, ठीक है। अगर पार्शियल पेमेंट है तो 100 में से मान लीजिए 50% आपने पे कर दिया, तो आप प्रोपोर्शनेट क्रेडिट ले सकते हो। और अगर आप 180 डेज के बाद में उसको पेमेंट करते हो तो ऑब्वियसली आप वापस इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट तो आपको वापस मिलेगा नहीं, जो इंटरेस्ट का आपने पेमेंट किया वो आपको वापस नहीं मिलेगा। अब इसके लिए रूल प्रेस्क्राइब है, रूल 37। तो 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो आपको वापस, अब 180 डेज आपको कहां से काउंट करना है? एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस। हो सकता है सप्लायर ने इनवॉइस सेक्शन 31 के हिसाब से रेज नहीं किया, लेकिन यहां कहीं भी प्रोविजन में नहीं लिखा है कि भाई आपको सेक्शन 31 की ड्यू डेट देखना। अगर सप्लायर ने लेट रेज किया, लेट इशू किया, कोई बात नहीं, आपको वहां से ही 180 डेज काउंट करना है, ठीक है। तो 180 डेज में अगर रेसिपिएंट ने पेमेंट नहीं किया और इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया तो उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है अलोंग विथ एप्लीकेबल इंटरेस्ट। लेकिन इसके समय आपको यह बात का ध्यान रखना कि शेड्यूल 1 क्या है? एक्टिविटीज और टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो ये सप्लाई है लेकिन इसमें कंसिडरेशन नहीं है। अब कंसिडरेशन नहीं है तो रेसिपिएंट का पेमेंट का सवाल ही नहीं होता, सवाल ही नहीं होता। तो वो ऑब्वियसली 180 डेज क्या, वो 360 डेज में भी पेमेंट नहीं करेगा, 360 डेज में भी पेमेंट नहीं करेगा, तो आप उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। या फिर ठीक है, एक तो ये, और दूसरा जो बेसिकली क्लोज बी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 के हिसाब से हमने
सप्लाई के अंदर, वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड किया। तो याद करिए, हमने पिछले चैप्टर में देखा, एनी अमाउंट दैट द सप्लाई इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट विच हैज बीन एक्चुअली इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट ने वो पे कर दिया जो एक्चुअल में सप्लायर को पे करना था। तो सप्लायर को पे करना था, वो रेसिपिएंट ने पे कर दिया, तो फिर रेसिपिएंट वापस थोड़ी ना पे करेगा। मान लीजिए सप्लायर के इंस्ट्रक्शन पे उसने किसी को थर्ड पार्टी को पे कर दिया 50% कंसिडरेशन, तो फिर वो पे नहीं करेगा। तो हमने उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में ट्रीट कर लिया, क्योंकि उसने किसी उसके इंस्ट्रक्शन पे किसी और को पे किया, तो इसलिए वो वापस पे नहीं करेगा। तो इसलिए इस मामले में भी रिवर्सल की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया। ठीक है। अब ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होगा जब भी जिस महीने में 180 डेज कंप्लीट होता है। ओके, और उसके साथ इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कितना है? 18%। अब उसके बाद मान लीजिए रेसिपिएंट पे कर देता है, तो उसको वापस इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो उसको वापस इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट का जो उसने पेमेंट किया उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 7, XYZ रिसीव गुड्स फ्रॉम ABC Limited on 21/9/2018 worth rupees 1 lakh for which invoice was issued on 21/9/2018 along with GST of rupees this। तो ये इसने क्लेम कर लिया इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेकिन सप्लायर को इसने अप्रैल 2019 तक पेमेंट नहीं किया। तो 180 डेज कंप्लीट हो गए। तो फ्रॉम 21/9/2018 जो भी डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस उससे हम 180 डेज काउंट करेंगे, तो इट इज एक्सपायरिंग ऑन 23/2019। तो जब भी ये मार्च 2019 का रिटर्न भरेगा, इसको क्या करना है? ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में 18,000 रुपये एड करना एलोंग विद एप्लीकेबल। ठीक है। बाद में जब वो पेमेंट कर देता, मान लीजिए इस कंसिडरेशन का 1 लाख रुपीज का, तो ये वापस 18,000 रुपये का क्रेडिट ले सकता है, 18,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस ले सकता है, लेकिन इंटरेस्ट का जो पेमेंट किया वो तो वापस मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ओके, क्लियर। अब सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 बोलता है कि अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स बाय किया, तो मान लीजिए कैपिटल गुड्स बाय किया आपने 1 लाख रुपीज, उसके ऊपर सप्लायर ने 18,000 जीएसटी लेवी किया और आपसे कलेक्ट किया। तो अगर आपने 1,18,000 बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि केवल जो ये पार्ट होता है वो कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, इसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, तो इसलिए इसको कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने जो ये जीएसटी का पोर्शन है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो भी कैपिटलाइज कर दिया, जो उसने सप्लायर को पे किया, तो फिर इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अगर जीएसटी पार्ट को भी कैपिटलाइज कर दिया, बैलेंस शीट में आप लेके चले गए, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है? इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए केवल यही अमाउंट कैपिटलाइज करना है। अगर इसके साथ में अमाउंट, टैक्स के साथ में अमाउंट कैपिटलाइज कर लिया, तो आपको डेप्रिसिएशन फिर 1,18,000 पे मिलेगा, तो इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 बेसिकली बोलता है कि आप कब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। तो ये तो स्टैंडर्ड है जीएसटी के अंदर, सितंबर रिटर्न और एनुअल रिटर्न। तो आपको क्या याद रखना है? मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर अभी कौन सा चल रहा है? 21-22। जो मार्च 21 खत्म हुआ वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर था? फाइनेंशियल ईयर 2021। तो इससे रिलेटेड कोई इनवॉइस या डेबिट नोट है? इससे रिलेटेड इनवॉइस या डेबिट नोट है, तो उसका आप क्रेडिट कब तक ले सकते हो? सितंबर 21, यानी ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, सितंबर 21 के जो रिटर्न है उसकी ड्यू डेट, या इस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट जो कि 31 दिसंबर 21 है। लेकिन विच एवर अर्लियर, तो यानी कि आप सितंबर 21 के रिटर्न की डेट जो नॉर्मली होती है जीएसटी 3B की 20 अक्टूबर, उससे पहले अगर आप ये रिटर्न फाइल कर देते हो, एनुअल रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल 2021, मान लीजिए अगस्त 31 को आपने फाइल कर दिया, तो यहां तक कि इस इनवॉइस की या डेबिट नोट विच आर पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2021 यू कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसके बाद आप नहीं ले सकते। अगर रिटर्न आप बाद में फाइल कर रहे हो तो मैक्सिमम डेट ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का मतलब है क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इट डजंट मीन यू
नीड टू यूटिलाइज, यूटिलाइज आप बाद में भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो बेसिकली आपका एक्यूमुलेट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर। रूल 36 सब रूल 1 हमने डिस्कस कर लिया। रूल 36 सब रूल 2 क्या बोलता है कि भाई इनवॉइस, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। पहले गवर्नमेंट ने ये प्रेस्क्राइब किया कि इनवॉइस में जो भी डिटेल रूल 46 में लिखी हुई वो सारी डिटेल होनी चाहिए, तभी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। लेकिन बाद में उनको किसी ने जाके समझाया कि बहुत सारी डिटेल नहीं, आपको क्या क्या डिटेल चाहिए कि भाई जीएसटी नंबर किसका चाहिए, सप्लायर का, ओके, किसका जीएसटी नंबर चाहिए, सप्लायर का, रेसिपिएंट का, क्योंकि रेसिपिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, सप्लायर गवर्नमेंट को पे करेगा, क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई है, क्या टैक्स अमाउंट है, तो ये डिटेल आपको चाहिए। तो अगर ये डिटेल है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। यानी पूरी डिटेल होनी जरूरी नहीं है, इतनी डिटेल ही हो गई, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लाई एंड रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्स चार्ज, तो ये डिटेल है, देन पर्सन कैन अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट। देन रूल 36 सब रूल 3 बोलता है कि अगर कोई टैक्स का पेमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट, सब्सट्रैक्शन ऑफ फैक्ट, तो फिर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मान लीजिए सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में एक दुविधा है। क्या दुविधा है? सप्लायर बोलता है, सप्लायर बोलता है कि बॉस ये एग्जम्प्ट नहीं है सप्लाई, इस पर टैक्स लगेगा। रेसिपिएंट बोलता नहीं बॉस ये एग्जम्प्ट है। तो रेसिपिएंट उसको बाद में बोलता तू एक काम कर, तू एग्जम्प्ट मान के इन्वॉइस कर दे, अगर गवर्नमेंट तेरे को पकड़ेगी तो तू टैक्स पे कर देना और मेरे को बिल कर देना और मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लूंगा। तो गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, तो ये क्या है? फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट की वजह से है, इनमें से एक रीजन है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पकड़ा, उसके बाद आपने टैक्स का पेमेंट किया, तो उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, रूल 36 सब रूल 4 इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये बेसिकली बोलता है कि भाई आप 10% एक्स्ट्रा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। 10% एक्स्ट्रा क्या? तो आपको मालूम है सप्लायर जब भी जो भी सप्लाई करता है आउटवर्ड सप्लाई, वो उसके लिए GSTR 1 फाइल करता है। तो आपने रिटर्न चैप्टर में देखा होगा GSTR 1 का क्या फॉर्मेट है, कैसे ट्रांजेक्शन घूमता है, कैसे कम्युनिकेट होता है। तो GSTR 1 बेसिकली वो फाइल करता है, तो जिसमें उसने जो जो भी सप्लाई की है उसकी डिटेल रहती है कि भाई मैंने ए को इतनी सप्लाई की, उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लीजिए 100 है, उसके ऊपर 18 रुपीज़ टैक्स मैंने लेवी एंड कलेक्ट किया। हो सकता है कलेक्शन वो बाद में कलेक्ट क्रेडिट हो, लेकिन बेसिकली 18 रुपीज़ टैक्स अमाउंट। बी को मैंने 200 रुपीज़ की सप्लाई की, 36 रुपीज़ का उसके ऊपर टैक्स है। सी को मैंने 500 की उसके ऊपर टैक्स 180 है। तो ये वो रिटर्न फाइल करता है। इस रिटर्न के बेसिस पे क्या होगा, ए के बेसिकली GSTR 2A ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट जाएगा। तो ए के GSTR 2A के अंदर आएगा कि 18 रुपीज़ का आपने पेमेंट किया, किसको किया? वही सप्लायर को। बी के भी GSTR 2 में आ जाएगा, तो उसके लिए अलग GSTR 2 होगा। तो जितने भी रेसिपिएंट होंगे रजिस्टर, उनके लिए अलग अलग होगा। तो 36 रुपीज़। ठीक है, अब ए ने दूसरे से भी सप्लाई ली होगी, उसने भी GSTR 1 फाइल किया, तो उसके अंदर भी आ जाएगा कि भाई इसने इतना पेमेंट किया, तो GSTR 2A ऑटोमेटिकली सिस्टम पॉपुलेट करेगा। तो बेसिकली ये ए की इनवर्स सप्लाई के ऊपर कितना उसने टैक्स पेमेंट किया वो डिटेल है। तो ये डिटेल वो फिलअप नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली सप्लायर जब GSTR 1 फाइल करता है तो उसके GSTR 2 में आ जाता है। अब हो सकता है कि उसने सप्लाई ली हो, सप्लायर नंबर 1 2 3 4, तो सप्लायर नंबर 1 2 3 4 से ली, तो 3 ने तो रिटर्न फाइल कर दिया, तो GSTR 2 में ए में आ गया, लेकिन GSTR 1 फोर्थ ने फाइल नहीं किया। तो अब ए क्या करेगा, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में मान लो 180 रुपये वो दिखा रहा है, 200 रुपीज़ मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ठीक है, क्योंकि उसने इतनी इतनी सप्लाई इनवर्ड ली। लेकिन 1 ने फाइल कर दिया 50 रुपीज़ का, 2 ने फाइल कर दिया 40 रुपीज़ का, इसने भी फाइल कर दिया 30 रुपीज़ का। इसको फाइल करना था 80 का, इसने किया नहीं, तो इसका GSTR 2 क्या बोलेगा कि भाई 120 है, लेकिन इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्या बोलेगी 200। तो अब क्वेश्चन है कि भाई ए कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट उस महीने में ले सकता है। तो ए कितना ले सकता है,
बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से ले सकता है? नहीं। तो रूल 36 सब रूल 4 बोलता है कि 120 आप ले सकते हो जो आपके रिफ्लेक्ट हो रहा है प्लस 10% एक्स्ट्रा। तो बेसिकली आप 132 रुपये 132 रुपीज ही ले सकते हो, 200 नहीं ले सकते। तो ये कहाँ जाएगा? ये बंदा जब भी रिटर्न फाइल करेगा, मान लो अगले महीने GSTR 1 फाइल कर रहा है, तो उस महीने में ए ले सकता है। तो ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि भाई जो भी GSTR 2A में तुम्हारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, बेसिकली GSTR 2A का कैसे आता है, जो भी सप्लायर GSTR 1 फाइल करता है वो ऑटोमेटिकली रेसिपिएंट के GSTR 2A में आ जाता है। तो भी उसका बैलेंस है उतना क्रेडिट प्लस 10% एक्स्ट्रा ले सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से वो नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये है रूल 36 सब रूल 4। एग्जाम्पल देखोगे आप, देखते हैं। अब इसमें जो ब्लॉक क्रेडिट है वो नहीं ले सकते, वो 10% में काउंट नहीं होगा क्योंकि उसका आप क्रेडिट ले ही नहीं सकते। तो ये सप्लायर है, 3 जो ने सप्लाई की, उसके अंदर जीएसटी अमाउंट जो रेसिपेंट ने पे किया वो ये है। अब इसका तो क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब इसमें अपलोड कितना किया सप्लायर ने, इसने पूरा कर दिया। इसने 3 लाख में से केवल 1 लाख रुपए का ही अपलोड किया, इसने भी पूरा कर दिया। तो ये तो ब्लॉक है, तो इसका तो बात ही नहीं है। तो बाकी कितना बचता है? एक्चुअल में उसने पेमेंट 5 लाख रुपीज किया, लेकिन सप्लायर ने अपलोड किया 3 लाख रुपीज ही। तो GSTR 2A में 3 लाख दिख रहा है, तो ये एक्स्ट्रा 10% इसका ले सकता है, 3,30,000। ओके, तो ये टोटल टोटल बेसिस पे सप्लायर वाइज 10% कैलकुलेट नहीं करना, टोटल बेसिस पे। अब दूसरा इलेस्ट्रेशन देखते हैं। तो इसमें पहले सिनेरियो में क्या है कि बुक्स के हिसाब से ये क्रेडिट अवेलेबल है, लेकिन GSTR 2A के हिसाब से जो सप्लायर ने GSTR 1 फाइल किया उसके हिसाब से ऑटो पॉपुलेट हुआ, तो ये क्रेडिट है। ठीक है, एलिजिबल क्रेडिट नॉट रिफ्लेक्टेड इन GSTR 2A 4 लाख का मतलब क्या है, लैक्स में 4 लाख का क्रेडिट अवेलेबल नहीं रिफ्लेक्ट हुआ, तो इसका 10% ये और ले सकता है। तो 6,60,000 ले सकता है, 3,40,000 वो अभी नहीं ले सकता, जब भी सप्लायर अपलोड करेगा तब ले सकता है। अब दूसरे एग्जांपल में ये 10 लाख है जो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में सप्लायर ने इतना किया, तो एक्स्ट्रा वो कितना ले सकता है? इसका 10%, 7,70,000। तो 2,30,000 का नहीं ले सकता। इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में तीसरे सिनेरियो में ये है और सप्लायर ने इतना 9,30,000 का अपलोड कर दिया, तो इसका 10% 93,000। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,13,000। लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट में 10 लाख है, तो आप 10 लाख ही लोगे, 10,13,000 नहीं ले सकते। जितने बुक्स ऑफ अकाउंट है उससे तो ज्यादा लोगे नहीं। तो रूल 36 सब रूल 4 क्या करता है कि भाई GSTR 1 जो सप्लायर फाइल करेगा, जिसको आपने टैक्स का पेमेंट किया है, ठीक है, जो भी उसने फाइल किया अलग अलग सप्लायर ने, तो आपने 10 सप्लायर से लिया, 8 ने फाइल किया, 2 ने नहीं किया, या 8 में से जो 2 सप्लायर उन्होंने आधी इंफॉर्मेशन फाइल की, आधी इंफॉर्मेशन फाइल नहीं की, तो जो भी आपके GSTR 2A में जो ऑटो पॉपुलेट होगा GSTR 1 के थ्रू, कि उसके हिसाब से आएगा कि आपने इतना इतना टैक्स का पेमेंट किया है, इतनी इतनी आपकी इनवर्स सप्लाई थी, इतने इतने आपका टैक्स बनता है। तो जो भी टैक्स अमाउंट GSTR 2A दिखा रहा है उसका आप केवल 10% एक्स्ट्रा ले सकते हो, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से नहीं ले सकते। ओके, इसमें ब्लॉक क्रेडिट हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये है सेक्शन 16 अलोंग विथ रूल 36 एंड 34 डिस्कस। रूल 37 हमने पहले डिस्कस कर लिया था। ओके ओके, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।